नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने हायर पेंशन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह दरवाजा हर ईपीएस 95 पेंशनर के लिए खुलने वाला है? क्या अब 1000 की पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी? क्योंकि एक तरफ हायर पेंशन के लिए लाखों आवेदन आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स 1000 की न्यूनतम पेंशन को 7500 करने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार अभी इस मांग को मंजूरी देने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल सिर्फ हायर पेंशन का ही नहीं है, सवाल है कि आखिर कितने पेंशनर्स की किस्मत बदलेगी, किसे ज्यादा पेंशन मिलेगी और किसे अभी भी 1000 रुपए की पेंशन पर ही गुजारा करना पड़ेगा। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव मैम। मैडम, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के शो में सबसे पहले हायर पेंशन पाने वाले मामले को आप समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद जमीन से जुड़े नियमों में होने वाले बड़े बदलाव को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और अंतिम में स्मार्टफोन की बिक्री क्यों गिर रही है, इस मामले को भी समझने की यानी इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। मैडम, ईपीएस 95 जिसका नाम अब समझिए कि ईपीएस 2026 कर दिया गया, इसको लेकर काफ़ी लोग इसी महीने अगस्त में जंतर मंतर दिल्ली में एकत्रित हुए और वहाँ धरना प्रदर्शन और समझिए कि बहुत रोष था लोगों में। लोगों की मांग यही थी कि इस समय समाज में 1000 रुपए से किसी का घर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, यही सवाल पूछा जा रहा था। बैनर पे भी ये लिखा हुआ था कि बुढ़ापे की जो लाठी वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, 1000 में कुछ नहीं होता, बढ़ती हुई महंगाई, राशन का खर्च, दवाई का खर्च और कैसे परिवार को चलाया जाए, इसलिए इस मांग को थोड़ा कंसिडर किया जाए। लेकिन उस मांग पर लेटेस्ट अपडेट क्या आया है वो हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और एक हायर पेंशन वाला मामला आया मैडम, किनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी ये आप समझाइए। ओवर टू यू। तो जहां तक बात है मिनिमम पेंशन जो अभी 1000 मिलती है, इसको बढ़ाने की मांग पेंशनर्स कर रहे हैं। अगस्त में हमने देखा कि उनकी तरफ से एक अपनी बात रखी गई और इसके ठीक पहले मार्च में भी जंतर मंतर में उन्होंने बहुत बड़ा 3 दिन का धरना प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि ये जो 1000 है मिनिमम पेंशन की जो लिमिट है, इसको 7500 तो कर दे सरकार, प्लस हेल्थ के इतने खर्चे बढ़ रहे हैं, मेडिकल की महंगाई इतनी बढ़ी, इसको तो बढ़ाए। उनकी मांग का आधार सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये महंगाई से तर्कसंगत नहीं है। 1000 में अगर विशाल हम कहें 1000 की पेंशन में क्या ही घर की काम आ सकती है पीपल को, हाँ, वो क्या काम आ सकती है? इलाज के लिए अगर आप एक निजी अस्पताल में जाएंगे तो ये तो डॉक्टर की फीस में ही चली जाएगी। 1000 रुपए में कितनी दवाइयां आ सकती हैं? 1000 रुपए में घर का राशन कितना आ सकता है? तो इनका कहना है कि भाई इस 1000 को बढ़ाया जाए, 7500 कम से कम कर दिया जाए। जो मिनिमम पेंशन की जो लिमिट है उसको 7500 कर दिया जाए। और इसके साथ साथ उनकी मांग ये भी है कि भाई मेडिकल के खर्चों के लिए उनको अलग से इसमें प्रावधान दिया जाए, जो कि मुझे लगता है जायज़ है गिवन कि जिस तरह से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो मौजूदा 1000 को 7500 पर ले जाया जाए। और ये सवाल लोकसभा में भी उठाया गया कि आखिर सरकार क्या सोच रही है, सरकार की क्या प्लानिंग है। पर देखिए लेबर मिनिस्टर की तरफ से जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए ये डिफाइंड बेनिफिट है, हम पहले से ही बताते हैं कि आपको इतना ही पेंशन मिलेगा और ये डिफाइंड बेनिफिट भी सरकार अपनी किटी से दे रही है और सरकार के पास कोई भी अब जगह नहीं है कि इसको बढ़ाए। इसको बढ़ाने का मतलब है कि सरकार अपने फिस्कल के साथ उसको ताक पर रख करके इसे बढ़ा रही होगी और सरकार और वित्तीय सपोर्ट यहां पर अभी देने की स्थिति में कम से कम नहीं है। तो देखिए बार बार मांग उठ रही है और मांग जायज है, तर्कसंगत है। महंगाई के सामने 1000 की मिनिमम पेंशन क्या ही इससे हो रहा है। जो धरना प्रदर्शन किया था वहाँ पर जो बातें हुई, वहाँ पेंशनर्स जो आके बता रहे थे, उनका कहना था कि भाई देखिए इतने कम पेंशन में गुजारा तो बहुत मुश्किल हो गया है और हम हाथ फैलाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता और सरकार को ये कंसिडर करना चाहिए। लेकिन सरकार ने कह दिया देखिए जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात है, तो इसे अभी बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। तो सरकार की तरफ से लोकसभा के पटल में ये जवाब तो आ ही गया कि अभी हम कुछ नहीं करना है। लोकसभा में एक और नंबर भी आया है हायर पेंशन वाला एक ऑप्शन ना नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशाल मिला था कि जो चाहते हैं जो लोग कि उन्हें ज्यादा पेंशन मिले वो ये अपने इस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें ऑप्ट करने में क्या है कि मिनिमम जो सैलरी की सीलिंग है जिस पर पेंशन कैलकुलेट होता है वो 15,000 रुपए है। ठीक है, एक एम्प्लॉयर वो 15,000 रुपए पर ही आपके पेंशन के लिए वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप एलिजिबल हैं, उस सैलरी ब्रैकेट में हैं और आप चाहते हैं कि भाई मेरी सैलरी तो है
मान लेते हैं कि 30,000, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सैलरी है एक्चुअली जो बेसिक है उसके आधार पर मैं अपने पेंशन की तरफ से कंट्रीब्यूट करूंगी। यानी मैं ऑप्ट कर रही हूँ कि मुझे ज्यादा पेंशन चाहिए जब मैं रिटायर होंगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो दी थी, नवंबर 2022 में ये आदेश आया था, और उसी के तहत कुछ लोगों ने जो है हायर पेंशन के लिए ऑप्ट किया था। तो लोकसभा में ये पूछा गया कि भाई कितने लोगों ने किया है, तो बताया गया कि हायर EPS 95 पेंशन के लिए कुल 15,24,000 लोगों ने 365 टू बी मोर प्रिसाइज ऑप्ट किया है। और 5 अगस्त तक ऑलमोस्ट जो है 99% एप्लीकेशंस की सुनवाई होकर हायर पेंशन मिलना उनको शुरू हो गया है। और ये 11,595 जो है अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो एक छोटी अमाउंट, अभी भी छोटे नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो छूट गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है 99% लोगों को ये व्यवस्था दी गई है। प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा विशाल, सरकार कुछ इसमें एडिशन नहीं दे रही है। जिन्होंने ऑप्ट किया कि भाई मैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करूंगा, तो उन्होंने मेरी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स जो हैं वो ज्यादा मिले, मेरे जो है सुकून भरे पल तो मेरे जो मंथली सैलरी है उससे मैंने ज्यादा पैसे कटवाए EPFO से, और वही अब मुझे पेंशन के तौर पर मिल रहा है। और मुझे तब मैं हायर पेंशन ले पा रही हूँ क्योंकि मैंने उस समय ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और है। हाल फिलहाल में जो EPS 95 से रिलेटेड जो ताज़ा अपडेट ये था मैम, कि जो हम लोग भी डिस्कस किए थे मनी सेंटर में, कि 15,000 की जो वीज सीलिंग थी उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने भी कहा है कि आप विचार कीजिए और बताइए कि कहां ले जाएंगे। अपडेट आ गया मैम, 25,000 के आसपास हो गया। 25,000 के आसपास एग्जैक्टली। अब किस राज्य और क्षेत्र से जो है सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं इसकी भी लिस्ट हमारे पास है। जिस तरह से मैडम ने बताया कि 15 लाख जो आवेदन आए मैडम, तो सबसे ज्यादा तेलंगाना यानी हैदराबाद से जो 1,65,331 आवेदन आए। मुंबई 1, बांद्रा से कहा जा रहा है कि 1,26,000 के आसपास है। महाराष्ट्र मुंबई को छोड़कर 1,26,00,000, बेंगलुरु 1,09,000, और दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू से जो 95,000 के आसपास जो आए हैं। केरल, चेन्नई, उड़ीसा और पंजाब से भी जो है ऐसे ही आवेदन आए हैं। अब कितने आवेदन अभी भी पेंडिंग है इसका भी डेटा है मैडम। पंजाब और हिमाचल प्रदेश से 3,000 के आसपास है। दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू में 1,390 के आसपास है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, चेन्नई, तेलंगाना यहाँ से जो है, जो मैडम बता रही थी कि 11,595 जो अभी भी पेंडिंग दिखा रहे हैं एज पर 5 अगस्त 2026। तो यहाँ इन राज्यों के पेंडिंग है। लेकिन हमें श्रम मंत्रालय ने जो बयान दिया है लोकसभा में, उन्होंने बोला कि हम रीजनल ऑफिसर से बात कर रहे हैं, हम उनसे डिजिटली भी जुड़ रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं, और ये जो 11,500 के आसपास जो पेंडिंग मामले हैं इन्हें भी बहुत जल्दी जो है ज़्यादा पेंशन के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑप्ट किया था तो उन्हें मिलेगा, जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया वो अभी भी इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन मैडम आज जो मनी सेंट्रल की जो हम लोग थीम रख रहे हैं या थम कहिए, वो है कि क्या सबको मिलेगा हायर पेंशन। तो उस पर मैं आपसे अपडेट लेना चाहूँगा कि ये तो बात होगी ओवरऑल 15 लाख के आसपास लोगों की, लेकिन करोड़ों की जो संख्या में जो EPS मेंबर हैं, जो ये आस लगाए हुए हैं कि 1,000 वाला मामला कैसे भी 7,500 हो जाए, उस पर बहुत जल्द सरकार को जो निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ द मतलब क्या कहा जाए, हम देख रहे हैं 8th पे कमीशन में भी ये बातें चल रही है कि आप कैसे पेंशन को ज्यादा करने के लिए आप कदम उठा सकते हैं, और ये मांग जो है वहां पर अलग अलग जो संगठन जा रहे हैं उन्होंने भी ये बात रखी है। लेकिन अभी तो लोकसभा में अगर लेबर मिनिस्टर ही कह रही है कि देखिए अभी इस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को देखना पड़ेगा, इतने लोगों को बढ़ी हुई पेंशन देना, अभी हमारे पास इसके लिए लीवे नहीं है। एग्जैक्टली मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरों में अपना घर खरीदना आज भी जो है लाखों लोगों के लिए एक बड़ा सपना है, लेकिन इस सपने की राह में सबसे बड़ी दीवार आखिर क्या है? महंगा घर, महंगी जमीन या फिर सरकारी नियम? अब इसी सवाल पर जो है नीति आयोग ने बड़ा मुद्दा उठाया। नीति आयोग के सदस्य हैं राजीव गौबा। उन्होंने साफ कहा कि अगर आम आदमी के लिए सस्ते घर बनाने हैं तो सबसे पहले ज़मीन की उपलब्धता जो है वो बढ़ानी होगी, यानी अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी, और शहरों की प्लानिंग से लेकर डेवलपमेंट के नियमों तक में जो है बड़े सुधार करने होंगे। सवाल ये है प्रियंका मैम कि क्या इन सुधारों से जो है शहरों में घरों की कीमत वाकई नीचे आ सकती है, और क्या आम आदमी का जो है अपना घर खरीदने का सपना अब थोड़ा आसान होने वाला है? ओवर टू यू। देखिए, राजीव गौबा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है एक घर बनाने में, हमें लगता है सरिया, सीमेंट, ईंट, ये है, लेकिन जो सबसे अहम, जो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो है जमीन की।
और ये जो जमीन लैंड एक्विजिशन जो है उसको सरल करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उन्होंने बात कही है विशाल, क्योंकि वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग सरकार ने 2016-17 में ये पूरा प्लान लेकर आई थी, और तब हमने देखा था धड़ाधड़ हर एक बिल्डर, नामी से नामी बिल्डर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के जरिए लेकर आ रहा था, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस भी बाद में दे दिया गया था, और इसके वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग लाने वाले प्रोजेक्ट्स में उनको बहुत सारी छूट रियायतें मिलती थी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने 2,60,000 या 70,000 के आसपास जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं तो उस वेव ऑफ, ये तो लोगों के लिए जो लोग घर खरीद रहे हैं, पर जो डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स ला रहे थे उन्हें भी बहुत सारी छूट और रियायतें मिल रही थी। हाँ, लेकिन अब जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जब जमीन, और अब अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ है? कोई भी आप देख लीजिए, कोई डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट ला रहा है क्या? नहीं ला रहा है। क्यों? क्योंकि एक जो बहुत बड़ा मिसमैच है वो है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो टैग है वो है 45 लाख तक के घरों का। ठीक है, अब 45 लाख का घर कैसे कोई बनाए जब रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है और जमीन ही नहीं है? तो घर कहाँ बनेगा? हवा में तो बनेगा नहीं, ये घर जमीन पर बनेगा, पर जमीन नहीं है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग का ऐलान तो कर दिया, बिल्डर्स ने धड़ल्ले से शुरुआत में वो लेकर के भी आए, और अब मैं ये बात करूं 10 साल पहले की जब कीमतें और कम थी, लेकिन अब जमीन ही नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग, जमीन खरीदना ही इतना महंगा हो गया, और यही जो है हम देख रहे हैं, गौबा साहब भी यही कह रहे हैं कि जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है जमीन। तो ये कैच-22 सिचुएशन हो गई है कि भाई अफोर्डेबल घर बनाना है, और अफोर्डेबल घर के लिए अगर अफोर्डेबल जमीन ही नहीं होगी, अगर आप महंगी जमीन खरीदेंगे उसके बाद आप उसमें महंगा रॉ मटेरियल लगाएंगे, तो वो अफोर्डेबल काहे का रहेगा? वो बस कहने को अफोर्डेबल है। 45 लाख के बजट में कौन सा डेवलपर आपको घर दे रहा है? अगर वास्तविकता अगर आप देखिए, धरातल पर स्थिति को देखिए, दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में अगर आप देख रही होंगी तो यहाँ कोई भी, अगर आप फ्लैट भी अगर देखिए, जमीन तो छोड़ दीजिए, फ्लैट भी अब जो है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ से नीचे की नहीं है। जब भी हमारी जो सुबह में एडिट मीटिंग होती है उसमें 1-2 खबर ये आ जाती है कि फलां साहब ने जो है 271 करोड़ का जो है डहलिया में फ्लैट ले लिया, कैमिलियाज में फ्लैट ले लिया। तो कहाँ है मिडिल क्लास के लिए? थिंकिंग अबाउट अफोर्डेबल हाउसेस? नो वन, क्योंकि जमीन नहीं है, उसको बनाने में 45 लाख। अब कहना है डेवलपर्स की मांग है कि ये 45 लाख में अफोर्डेबल नहीं बन सकता, इसका प्राइस बढ़ा दीजिए। अगर इसका प्राइस बढ़ा देंगे तो वो अफोर्डेबल काहे का रहा भाई? 45 लाख इसीलिए रखा गया ना कि वो अफोर्डेबल हो सके। एनारॉक का ना एक मैं डेटा पढ़ रही थी, ये 2026 के Q1 का डेटा है, और जिसमें ये दिख रहा है कि डेवलपर्स किस तरह के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा ला रहे हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स किस श्रेणी में वो लेकर आए हैं, क्या आप बता सकते हैं? 1 करोड़ प्लस मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स जो हैं, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत के हैं, आप तो 1 करोड़ कह रहे हैं ना, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाले फ्लैट हैं, वो Q1 2026 में 53% उनके जो न्यू लॉन्चेस थे वो इस सेगमेंट में थे। अल्ट्रा लग्जरी, वो डालिया का मेंशन जो आप कर रहे थे ना, 271 करोड़, वो तो अल्ट्रा लग्जरी वाले, तो यानी महंगे घर ला रहे हैं। उनके जो लॉन्चेस हैं वो 53% जो है वो अल्ट्रा लग्जरी घरों के हैं। उसके बाद ये एनारॉक की रिपोर्ट है, 80 लाख से 1.5 करोड़ जिसे अपर मिड सेगमेंट कहा जाता है, उसका नंबर आता है, जिसमें 25% न्यू लॉन्चेस इस सेगमेंट के हुए हैं। 40 से 80 लाख जो कि लोअर मिड सेगमेंट है, इसमें 12%, और ये और श्रिंक हो जाता है जब हम आते हैं सब 40 लाख पर, यानी 40 लाख से कम कीमत वाले घर जो हैं उनके टोटल लॉन्चेस का केवल और केवल 10% रही हैं। डेवलपर्स इंटरेस्टेड नहीं है लाने के लिए, लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से रॉ मटेरियल के बढ़ते हुए कॉस्ट। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं अपने लैंड एक्विजिशन के नियमों को थिंक करने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए, उसको ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये कैच-22 सिचुएशन है, यानी कि अब है एक, आपके पास एक नीति है कि अफोर्डेबल हाउसिंग लाई जाए, पर ज़मीन ही नहीं है, हवा में घर नहीं बनने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी है मैडम, किसका मैं दूसरा जो पिक्चर है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस देश में सबसे ज़्यादा लिटिगेशन जो है वो लैंड को लेकर भी है। करीब सुप्रीम कोर्ट में 5.5 करोड़ से अधिक केसेस जो अभी भी पेंडिंग है, उस पर अभी सुनवाई जो है कब होगी भगवान जाने। लेकिन ज़मीन का विवाद जो है, आपको भी पता है कि टाइटल जो शूट्स होते हैं वो पता चलता है कि दादाजी एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए, अब बेटा जो है उस लड़ाई को जो है, कानूनी लड़ाई को वो लड़ रहा है, तभी भी जाकर जो है टाइटल क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे विवादों को भी दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? प्लस आपकी पॉलिसी जो है
जिसमें एफएआर होता है कि आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, आप इसका कैसे सही यूटिलाइजेशन करें, फ्लोर एरिया रेशियो, इसको आप कैसे और जो है ऐसा बनाएं। फिर लेकिन उससे खतरा भी है कि क्या जो इमारतें बन रही हैं वो कितनी सेफ रहेंगी, दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में तो सेफ्टी का भी सवाल है। तो आपको नियमों को भी जो है कहीं ना कहीं उसको एक बार रीथिंक करके किस तरह से आप ये आगे बढ़ेंगे। ज़मीन के एक्विजिशन से बात शुरू होती है, लेकिन आपके जो नियम कानून है जिसमें कि एक बहुत बड़ा मिसमैच तो यही नजर आ रहा है ना कि आप जिसको सरकार जिसे मान रही है अफोर्डेबल हाउसिंग 45 लाख, उस टिकट साइज में कोई घर डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं डेवलपर, उनका खर्चा ही नहीं निकल रहा है। तो उनका खर्चा कहाँ निकल रहा है? अल्ट्रा लग्जरी में निकल रहा है, तो अल्ट्रा लग्जरी लेकर आ रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना किसी भी डेवलपर को कि आप अपना घाटा करके घर लाइए, वो भी तो अपना फायदा, वो यहाँ पर काम करने आया है, कमाने के लिए आया है, वो अपना घाटा करके तो घर नहीं लाएगा। यहाँ पर सरकार की नीतियों को जो है कहीं ना कहीं समझने की, सोचने की, और जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको नहीं कंसिडर किया जा रहा है। आपने 45 लाख का टैग दे दिया है, अफोर्डेबल हाउसिंग इसमें आए, तो ये तो क्या उस लिमिट को बढ़ाने से ये समस्या दूर होगी? लेकिन अगर वो लिमिट को बढ़ा देंगे तो वो अफोर्डेबल कहाँ रहेगी? एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट फिर मिडिल क्लास, जिस समय हम बात कर रहे हैं। प्राइसिंग इज गुड कि वो 45 लाख है। अब सरकार को अपनी पॉलिसी ऐसे बनानी होगी कि डेवलपर उस 45 लाख के घर को जब दे रहा है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे होगा? इंसेंटिव्स देने की इंसेंटिव देने की जरूरत होगी। लैंड को जो है चीपर कीजिए, अफोर्डेबल कीजिए ना। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर कोई ले रहा है तो उसको अफोर्डेबल कीजिए। उसमें आपके जो नियम है घर को खड़ा करने के, उसको जरा सा देखिए कि वहां पर आप क्या कर सकते हैं। क्या एफआईआर और इन सब को बढ़ावा दे करके क्या एक जो जमीन है उसमें हम ज्यादा यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि सेफ्टी को ताक में रखा जी। और मैम, लैंड एक्विजिशन शब्द आपने इस्तेमाल किया, मुझे याद है कि मोदी सरकार ने जो 3 बिल्स जो लाई थी, एक जो है फार्म लॉज को लेकर था और एक लैंड एक्विजिशन को, उसका घोर विरोध हुआ, बाद में सरकार को उसको वापस भी लेना पड़ा। तो समझ जाइए कि जमीन इतना जटिल मुद्दा है कि इस देश की सरकार को भी बड़े जो है फूंक फूंक कर जो है इससे रिलेटेड कदम जो है उठाने पड़ते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई भी कैसे घट रही है ये भी मैं एक आंकड़ा लेकर आई हूँ। अभी हमने आपको बताया कि कैसे जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं उसमें अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का कितना हिस्सा है, 53% और अफोर्डेबल का 10%। ठीक है, अब जो है टॉप 8 सिटीज में जो सप्लाई टू डिमांड रेशियो है जो 2019 में 1.05 था, ठीक है, वो 2025 में घटकर सिर्फ 0.36% रह गया है। यानी यहां पर हम एक बहुत बड़ा गैप देख रहे हैं। यहां पर सप्लाई ही नहीं है और इसीलिए डिमांड भी नहीं है। अब कोई बात भी नहीं कर रहा है। राजीव गौबा जी ने एक और अच्छी बात कही है, उन्होंने सिर्फ जो अफोर्डेबल हाउसिंग घर बना करके खरीदने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये सरकार को जो रेंटल हाउसिंग है उस पर भी बात करनी चाहिए। बहुत स्टोरीज आप करती हैं, बहुत आप इंटरव्यूज करती हैं कि घर खरीदें या जो है रेंटल जो है रेंट पर जाकर रहा जाए, वो जरा फायदे का सौदा है। एक बजट में मुझे याद नहीं आ रहा कौन से बजट में विषय पर, एक बजट में ये कहा गया था कि सरकार जो है कुछ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए घर भी तैयार करेगी जहां पर लोग रेंट लेकर के रह सकेंगे। पर मैंने उसको टेक ऑफ होते हुए अभी नहीं देखा। आज भी देखिए ना, दिल्ली एनसीआर या बॉम्बे में देखिए, आपको रेंट जो है इतना महंगा है कि आदमी रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनका कहना कि हमें एक मतलब सिर्फ बात की जमीन कैसे मिले, बल्कि एक हाउसिंग को लेकर एक ओवरऑल जो है ना हमें तैयारी बहुत पुख्ता करनी होगी। नहीं तो ये 45 लाख सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखिए रियलिटी क्या है ही नहीं। उस बजट में क्या आपके शहर में घर है? आपको लगता है? और ये 45 लाख भी जो है ना वो कई लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो इस कैटेगरी में घर खरीदना चाहते हैं। एग्जैक्ट मैम, हम लोग इस दौर में चर्चा कर रहे हैं जब वेज ग्रोथ को लेकर जो कहा जाता है कि वहाँ किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास जो है अब बेरोजगारी की जो समस्या अपने चरम पर है। और वैसे समय पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 45 लाख का भी घर जो है लोगों को अवेलेबल नहीं मिल रहा है। आप तो भले तर्क दे रही हैं कि सप्लाई डिमांड का इशू है, प्लस लोग जो है डेवलपर वो बनाना नहीं चाहते। सप्लाई ही नहीं है यहाँ पे कोई, जब सप्लाई नहीं है तो डिमांड नहीं है, क्योंकि 45 लाख भी अनअफोर्डेबल है। एग्जैक्टली। तो यही इसे कहते हैं कैच 22। 1961 में किताब आई थी जोसेफ हेलर की जिसका कहता है कैच 22। यहाँ पर क्या है कि एक इम्पॉसिबल सा प्रॉब्लम है, जमीन नहीं है तो घर कैसे बनेगा? घर तब बनेगा जब जमीन होगी, और उसके बाद कैसे उस बजट में लाया जाए जो कि अफोर्डेबल हो लोगों के खरीदने के लिए। तो एक इम्पॉसिबल सा प्रॉब्लम है और इसकी शुरुआत इससे हो सकती है कि सरकार की नीतियों को जो है यहाँ पर इस फेवरेबल बनाया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए। लेकिन इंसेंटिवाइज करने में हमारे देश में अक्सर हम देखते हैं जो पॉलिसीज है ना उसका फिर गलत इस्तेमाल भी होना लगता है। तो सी द बॉल इज ऑन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। आई थिंक उनको बहुत काम करने की और एक समस्या मुझे भी अभी तुरंत याद आ रही है मैडम कि जब
ज़मीन को लेकर बात होती है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात होती है। एक दौर था आज से 50 साल 60 साल पहले, अगर आप देखें तो जो है हॉरिजॉन्टली जो है घर बनते थे, ताकि ज़मीन ज़्यादा थी तो आदमी बस एक ज़मीन लार्ज चंक ऑफ ज़मीन पर एक तल्ला बना लिया, घर बना के रह रहा है। लेकिन अब सरकार ने भी कहा कि नहीं, इसको वर्टिकल करा कीजिए, ताकि मैंने कहा FAR, फ्लोर टू एरिया रेशियो जो है। उसमें एक इशू ये आ रही है मैडम कि हाल फिलहाल में अगर आगजनी की घटना को आप इस कहानी से जोड़ कर देखिएगा, बना तो दिया 20 तल्ला 30 तल्ला, लेकिन 25 तल्ले, 25 तल्ले में आग लग गई तो पता चला कि भाई इस देश के पास, इस राज्य में 12 तल्ले तक पहुंचने की ही सीढ़ी है फायर ब्रिगेड की। उसके ऊपर आप जो है उस पर पानी पटवन कर ही नहीं सकते, आग बुझा ही नहीं सकते। तो ये भी तो समस्या है। बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, लोग और कई रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं दिल्ली NCR में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को लेकर, मटेरियल्स को लेकर, क्वालिटी को लेकर कितने सवाल हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ये एक इम्पॉसिबल सा प्रॉब्लम लग रहा है। उसका सोल्यूशन जो है वो कौन ढूंढ रहा है? कोई ढूंढ रहा है, कोई बातचीत कर रहा है? क्या आप डेवलपर्स के पास जाएंगे, आप उनसे बात कर रहे हैं? 5000 फ्लैट में एक फ्लैट का आदमी पीड़ित है मैडम, उसकी कहाँ ही सुनवाई हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मैडम। सोचिए, जिस 5G फोन को कभी मोबाइल की दुनिया का भविष्य यानी फ्यूचर बताया गया, वही अब बजट कस्टमर्स की पहुंच से धीरे धीरे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। फोन बनाने की लागत बढ़ी तो कंपनियों ने जो है सस्ते 5G मॉडल पर जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया, और इसका सीधा फायदा उस टेक्नोलॉजी को मिल रहा है जिसे हम लगभग भूल ही चुके, वो थी 4G फोन्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या महंगे होते 5G फोन की वजह से भारत में 4G की वापसी हो रही? क्या अब 10,000 के आसपास सस्ता 5G फोन मिलना मुश्किल होगा? और क्या आने वाले फेस्टिव सीजन में जो है मोबाइल खरीदने वालों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर? प्रियंका मैडम का रुख करेंगे, क्योंकि जो मामला है पूरे टेक्नोलॉजी, फोन्स और इससे जुड़ा हुआ टेक से। सर, एक का घाटा दूसरे का मुनाफा। 5G का घाटा हो रहा है भाई, क्योंकि वो महंगे हो गए फोन, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो अब 4G की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्मार्टफोन जिन्हें हम भूल गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि चिप को लेकर के हमने एक लंबी समस्या देखी। जियोपॉलिटिकल टेंशन का ये पूरा जो अभी भी चल ही रहा है, इसको देखते हुए हमने देखा कि कंपोनेंट्स महंगे हो गए हैं, रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, और 5G जो महंगे फ़ोन हैं वो और महंगे हो गए। और इसीलिए $100 के नीचे वाले अब फ़ोन, जो 9,000 के नीचे वाले फ़ोन, वो 5G तो बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनमें लगने वाला रॉ मटेरियल, वो सब महंगा हो गया। और इसलिए 5G फ़ोन्स जो हैं वो महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका सीधा फायदा जो है 4G को हम देख रहे हैं। कुछ आप डेटा भी निकाल कर लाएं? एग्जैक्टली मैडम, इसका शिपमेंट को लेकर जो है ये समस्या देखिए, चीनी कंपनियों पर जो है जो दबाव देखने को मिल रहा है कि प्रमुख जो चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स के शिपमेंट में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है मैडम। वीवो, Xiaomi, ओप्पो, पोको और ये तो IQ00, इन तमाम जो है कंपनियों के जो है शिपमेंट्स में, यानी अधिकतर फ़ोन जो आप कहा जाता है कि भारत में जो तमाम फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है चीनी मैन्युफैक्चरर्स का जो है दबदबा है वो बरकरार है। लेकिन अब जो है उसमें स्थिति पलटती हुई नज़र आ रही है। 13% का डेंट है मैम वीवो में, Xiaomi में, ओप्पो में, पोको, इन तमाम जो है मॉडल्स में इनके गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना, वो अगर हम देखेंगे Q2 के 2025 में इन स्मार्टफोन्स की जो थी वो 275 थी, जो Q2 के 2026 में $375, ठीक है, डॉलर टर्म्स में आपको बता रही हूँ, $275 थी, और अब जो है ये $315 पर आ गई है, जो कि ऑलमोस्ट 14% का एक इंक्रीज दिखा रही है। और शिपमेंट्स में क्या गिरावट आई है, जिसका जिक्र अभी विशाल कर रहे थे, 37.3 मिलियन से ये घट गई है 11%, और 33.2 मिलियन पर आ गई है। अब क्या हुआ, लोगों ने अपना प्लान बदल लिया। प्लान ये बदल लिया कि भाई हम महंगा फोन नहीं करेंगे, फोन तो चाहिए, लेकिन हम सस्ते फोन में अपना काम, जैसे इस कहानी को ऐसे देखा जाए प्रियंका मैडम कि मान लीजिए भारत में जो है आईफोन का जो नया मॉडल आता है उसको ना लेके आदमी 1-2 वर्जन नीचे का ले ले। देखिए, हम भारतीय वैसे भी प्राइस सेंसिटिव हैं, और हमें पता है कि कैसे अपनी जेब में फिट करना है चीजों को, कहाँ कटौती करके हम कहाँ इसका ये कर सकते हैं। थोड़े समय के बाद वो फोन जब पुराना हो जाएगा तो वो खरीद लेंगे। अब 4G का शेयर देखिए, इस दौरान ये जो Q2 2025 से लेकर के Q2 2026 में बढ़ा है। 9.2% था शेयर 4G का, जो बढ़ करके यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% की हमने बढ़ोतरी देखी है, 11.1% पर आ गया है। और 5G का शेयर घट गया है। यहां पर हम उतनी ही गिरावट देख रहे हैं जितनी 4G में हम बढ़त देख रहे हैं। 90.8 था 5G का शेयर, जो कि 88.9% आ गया है। तो लोगों को देखिए, फोन तो चाहिए, फोन के बिना अभी किसी की जिंदगी नहीं चलती है। तो उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज किया, चलिए हम 5G नहीं, हम 4G ले लेंगे। तकनीक है आपके पास और आप, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो
अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन मैडम इस कहानी का दूसरा एक एंगल है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि इस देश में ये भी समस्या है कि 5G का आप जो नेटवर्क यूज़ कर रही हैं लेकिन स्पीड आपको 4G का ही मिल रहा है। 5G मेरे फ़ोन में है लेकिन मैं जब अगर मेट्रो में सफ़र करता हूँ नहीं चलता है मैडम, ना के बराबर चलता है। तो चलिए भाई 4G का भी फ़ोन अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या ही दिक्कत होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है जनता सोच रही हो कि 5G फ़ोन से अच्छा है कि 4G मिल रहा है। इसलिए तो इंडियंस बड़े इंटेलिजेंट है, उन्होंने कहा चलिए हम तो 4G से, जब नेटवर्क ही 4G का है हमको मिल रहा है तो किसी हम भी 4G तरह का इस्तेमाल ग्रेडेशन करेंगे। नहीं है मैडम। तमाम टेलीकॉम कंपनीज की स्टोरी हम लोग करते रहते हैं, VI हो, एयरटेल हो, जियो हो, तमाम लोग दावा करते हैं कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत है, कीपेक्स चाहिए, हमें नेटवर्क एक्सपेंशन चाहिए, अच्छा एक जो आपको बेहतर जो है सर्विसेज हम दे पाएंगे। लेकिन वो सर्विसेज कहाँ ही मिल पा रही है। अभी भी कॉल ड्रॉप की समस्या आपको देखने को मिलेगी। लगातार आप ऑफिस में काम करती हैं, आपको 75 फ़ोन ऐसे आते होंगे जो यूजलेस हैं आपके लिए, कहाँ उस पर कोई रोकथाम होती है। तो इन सब तमाम चीज़ों पर अभी भी जो है मतलब कर्व करने की ज़रूरत है मैडम। बिल्कुल। सो टेलीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऑलरेडी जो है बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि इसका यूजर बेस इतने लोग अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन उस हिसाब से सर्विसेज सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। और अब फोन्स का महंगा होना, और ठीक थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते कि वेजेस बढ़ नहीं रहे हैं, सैलरीज स्टैग्नेंट हो गई हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और ऐसे में लोग कहेंगे, सभी को यही लगता है कि भाई चलो सस्ते फ़ोन से काम चला लो, अगर मेरे बजट के हिसाब से वो फ़ोन नहीं है तो मैं क्यों लूँ, मैं सस्ते फ़ोन से काम चला लूँगा, 5G क्यों चाहिए, 4G क्योंकि नेटवर्क तो मुझे 4G का ही मिल रहा है, तो 4G का ही फ़ोन इस्तेमाल कर लेते हैं। जी चलिए प्रियंका मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी9।